हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप बढ़िया होगे, मस्त होगे। और अब आप लोगों की क्लास 9 की स्टडीज भी स्टार्ट हो गई होंगी। अगर स्टडी स्टार्ट हो गई है और अभी तक आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्या स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, चलो मैं आ गई हूँ आप सबकी हेल्प करने के लिए। आप लोगों का क्लास 9 का फ्री बैच, निष्ठा बैच, आज से स्टार्ट हो रहा है बच्चों। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1। ज्यादातर स्कूल्स इसी चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ये नंबर सिस्टम जो है हमारा चैप्टर 1, ये अगर आप लोग सीबीएसई का सिलेबस देखेंगे, जो सीबीएसई ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है, उसका पीडीएफ सीबीएसई की वेबसाइट पर अवेलेबल है, मेरे चैनल पे भी अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल पर। उसमें अगर आप देखेंगे तो इस चैप्टर की जो वेटेज रहती है आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, वो 6 मार्क्स की रहती है, 6 to 8 मार्क्स का होता है। तो ये जो वेटेज है फाइनल मार्क्स की है। बट अगर ये चैप्टर आपके PT1 में आ रहा है, आपके स्कूल में फर्स्ट टर्म एग्जाम में आ रहा है, मिड टर्म में आ रहा है, तो इस चैप्टर की वेटेज अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ज्यादा भी हो जाएगी। इस चैप्टर में हम जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं डिटेल्स में, उससे पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि ये है क्या। जब भी नंबर्स की बात होती है तो हम क्या करते हैं हमें पता है, बट यहाँ पर खाली नंबर्स नहीं है, नंबर्स के साथ सिस्टम भी लग गया है। तो बड़े ही डिटेल्स में, बड़े ही आराम से, बड़े ही पेस के साथ हम लोग समझते हैं आज कि नंबर सिस्टम का मीनिंग क्या है और इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका फर्स्ट लेक्चर है बेटा, इंट्रोडक्शन लेक्चर है ये आपका। इसके अंदर आपका पूरे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन रहेगा कि किस तरीके से आपके जो नंबर्स हैं उनकी स्टडी का सिस्टम क्रिएट हुआ, और किस किस टाइप के ग्रुप को, किस किस टाइप के कलेक्शन को हम क्या क्या बोलते हैं। ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। फर्स्ट डे ऑफ क्लास 9 नहीं कह रही मैं, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल की बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों को बचपन का अपना टाइम याद हो, जब आप फर्स्ट टाइम स्कूल गए थे, जब आपके पेरेंट्स ने आपको फर्स्ट टाइम नोटबुक में लिखना सिखाया था, ऑब्वियसली फर्स्ट डे आजकल नहीं डायरेक्टली लिखना सिखाते, प्ले वे होता है, स्क्रिबलिंग होती है, एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप थोड़ी सी क्लासेस के बाद अपना फर्स्ट डे ऑफ मैथ्स क्लास स्कूल में अगर आप याद करेंगे, तो आपको याद होगा, आपको टीचर्स ने 2 डॉट्स लगा के दी थी और आपको बोला था बेटा इन 2 डॉट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगी स्टैंडिंग लाइन। इसकी बहुत प्रैक्टिस की थी आपने। उसके बाद स्लीपिंग लाइन भी बनी, उसके बाद स्लांट्स भी बने, उसके बाद जिगजैग भी बने, उसके बाद वेव्स भी बनी, एंड सो ऑन। तो ये सारी फॉर्मेशन आप लोगों ने जब आप लोग फर्स्ट टाइम स्कूल जाने लगे थे तब सीखी है ना। तो ये सारा आपका बेस वहां से बनना शुरू हो गया था, क्योंकि इन सारी चीजों को यूज करके ही हम एक स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल्स क्रिएट करते हैं लेटर ऑन, जिन सिंबल्स का कलेक्टिवली अलग अलग नाम है। ठीक है, तो अभी उस पर आते हैं। अब देखो ये जो सिंबल्स हैं, आप लोग अगर देखेंगे ध्यान से, आप लोगों को अगर पता है, आप लोगों ने अगर हिंदी की, संस्कृत की, पुरानी हिस्ट्री की बुक्स वगैरह उठाई हैं, तो आपने देखा होगा कि अलग अलग सिविलाइजेशंस ने अलग अलग टाइम पीरियड पर अलग अलग तरीके के सिंबल्स यूज किए हैं। उनमें से कुछ हैं जो यूनिवर्सलाइज हो चुके हैं, जिनमें से एक वो है जिसको हम आजकल यूज करते हैं। इसका अलग नाम है, उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। बट अभी बात करते हैं कि ये जो स्टैंडिंग लाइन हमने बनाई थी, इसको मॉडर्न मैथमेटिक्स में, जो हम आजकल मैथ्स पढ़ रहे हैं, इस मैथमेटिक्स में इस सिंबल को यूज कर कर ये हमने ये लिखना सीखा जिसको बोलते हैं 1। उसके बाद हमने ये लिखना सीखा जिसको हम बोलते हैं 2। अगर आपको 6th क्लास याद है तो ये 1 था रोमन में, ये 2 था रोमन में, ये 3 था रोमन में, लेकिन अभी हम 3 लिखते हैं ऐसे। उसके बाद ये 4 था रोमन में, बट हम मैथ्स में 4 अभी लिखते हैं ऐसे। फिर ये 5th था रोमन में, अभी हम 5 लिखते हैं ऐसे, एंड सो ऑन। ऐसा नहीं है आगे मुझे आती नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आपको पता है आगे क्या आने वाला है। उसको 5 को जरा सही से लिख देते हैं ऐसे ही। अगर मैं बोलूं 1 2 3, अब मैं ये वाली तो गलती हो गई शायद, ये मेरे को नहीं याद अच्छे से, कुछ 4 का कुछ ऐसा होता है ना। तो ये सारे सिंबल्स हम लोगों ने हिंदी में भी सीखे हैं। तो अलग अलग सिविलाइजेशंस में अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पर सिंबल्स यूज किए गए हैं। बट अभी हम जो यूज करने वाले हैं बेटा वो है ये वाला। इसको बोलते हैं हिंदू अरेबिक, हिंदू अरेबिक सिस्टम।
ऑफ राइटिंग नंबर्स। ठीक है, अब ये सारे सिंबल्स आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, बहुत जगह आपको देखने को मिल जाएंगे, बट ये स्टैंडर्ड है, जो आप ये भी बोल सकते हो आज की डेट में यूनिवर्सल है। पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी आप जाएंगे तो नंबर्स के लिए यही सिंबल्स यूज ज्यादातर होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं इन सबको, नंबर्स को सिस्टम कैसे बनाया। तो मैं दोबारा से यहाँ पर लिख रही हूँ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इन सारे नंबर्स को अगर मैं लोकल लैंग्वेज में बोलूँ तो एक और चीज बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स। ये नंबर्स काउंटिंग के लिए यूज होते हैं। ये काउंटिंग के लिए क्यों यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, इसकी एक पूरी की पूरी मैंने एक प्रेजेंटेशन है मेरे पास, आई विल शेयर विद यू ऑल दैट प्रेजेंटेशन। ये इनको हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं क्योंकि इन नंबर्स को यूज करके काउंटिंग सीखी थी अर्ली मैन ने। अगर आप लोगों को बिल्कुल पास्ट याद हो, जो आपने सोशल साइंस में क्लास 4 5 6 में पढ़ा हो, कि अर्ली मैन को काउंटिंग नहीं आती थी, वो पेबल्स एंड स्टोन्स यूज करता था अपने एनिमल्स का काउंट रखने के लिए कि उसके हर्ड में कितने एनिमल्स हैं। वो क्या करता था, एक एनिमल उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक स्टोन, दूसरा एनिमल उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा स्टोन, तीसरा एनिमल तीसरा स्टोन, चौथा एनिमल 4 स्टोन, इस तरीके से वो रखता था। और उसके बाद जब उसको देखना होता था, उसको डाउट होता था कि उसके कोई एनिमल्स मिस हो गए हैं या कोई एनिमल्स किसी और हर्ड के उसके ग्रुप में आ गए हैं, तो वो क्या करता था, उन स्टोन्स के कॉरस्पॉन्डिंग उनको काउंट करता था। इसको 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस बोलते हैं मैथ्स में। तो वहां पर काउंटिंग के लिए स्टोन्स यूज होते थे, बट बाद में चैलेंजेस फेस करने लगा अर्ली मैन के, वो स्टोन्स इतने हैवी हैं कब तक संभालेगा। उसके बाद उसने वुड पीसेस यूज करने शुरू करे, फिर वो संभालने की भी प्रॉब्लम आई। फिर उसने स्टोन पे, वॉल्स पे, माउंटेन्स में कार्विंग करनी शुरू कर दी। अगर आप देखेंगे कहीं ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाएंगे, वहां पे कार्विंग आपको अभी भी नजर आ जाएगी। तो ये उन्होंने अलग अलग तरीके के आइडियाज यूज करे अपने एनिमल्स का काउंट रखने के लिए। बट अब हर वक्त तो वो चीजें नहीं चलेंगी ना, एडवांसमेंट आ रही है, तो एडवांसमेंट के साथ साथ आपको एक सिस्टम को भी एडवांस करना पड़ता है। तो ये हमने एडवांस करके फाइनल जो सिंबल्स बनाए हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन ऐसे बनाए, इनको हम नॉर्मल लैंग्वेज में काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। बट इन मैथमेटिक्स ये जो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन काउंटिंग नंबर्स है, इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। नंबर्स जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे पूरी चीजें हो जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसके लिए जो सिंबल मैथ्स में यूज होता है, वो यूज होता है कैपिटल एन इन बोल्ड। अब राइटिंग में आप बोल्ड नहीं दिखा सकते, तो यहाँ पे डबल लाइन बना देते हैं लोग। ठीक है, आपको बुक्स में अगर देखेंगे तो कैपिटल एन इन बोल्ड लेटर्स आपको मिलेगा। एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे कॉमन मिस्टेक, साथ साथ मिस्टेक्स बता रही हूँ बेटा आपको। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, क्या मिस्टेक करते हैं बच्चे। अगर आपसे आपकी टीचर पूछती है बेटा व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, तो आप बोलेंगे मैम स्टार्टिंग फ्रॉम 1, द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। बेटा ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। ये स्टेटमेंट गलत है। आप ऐसे नहीं बोलेंगे नंबर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, क्योंकि 1 से तो स्टार्ट हो रहा है, तो 1.3 भी है, 1.47 भी है, 2.9 भी है, 3/8 भी है। इन सब के बारे में क्या बोलोगे, क्या ये भी नेचुरल नंबर्स हैं? नहीं है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 ये नहीं बोलते बेटा, हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स आर दी काउंटिंग नंबर्स, और दे आर द नंबर विच आर यूज फॉर काउंटिंग। ठीक है ना, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। अब अगर मैं आपसे पूछूं आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो बेटा 17.5 बच्चे तो नहीं बोलोगे ना, 17 हैं या 18 है ना। अगर मैं आपसे पूछूंगी कि बेटा अच्छा ये बताओ कि आपके घर में कितने मेंबर्स रहते हैं, मैम 3.25 मेंबर रहते हैं, ये तो नहीं बोलोगे ना, 3.25 नहीं है ना, 3/4 नहीं बोलेंगे है ना, पूरे नंबर बोलेंगे, 3 रहते हैं या 4 रहते हैं। ठीक है, तो जो नंबर काउंटिंग के लिए यूज होते हैं वो काउंटिंग नंबर्स हैं, मैथ्स में इनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब एनिमल्स को काउंट करते करते अर्ली मैन को एक प्रॉब्लम फेस हुई एक बारी। अर्ली मैन भाई साहब उठे सुबह, उठ सोकर बाहर निकले अपनी झोपड़ी से, और देखा कि उसका जो शेड था, जो उसके एनिमल्स का शेड था, उसके अंदर एक भी एनिमल नहीं है। अब एक भी एनिमल नहीं है, तो अगर एनिमल नहीं है तो उसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे? इफ देर इज नथिंग, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, आपने बोला 0,
ये आपने आज बोला जीरो क्योंकि आपको पता है जीरो क्या होता है, जीरो की एग्जिस्टेंस है आज की डेट में। बट ये तब की बात हो रही है बेटा जब जीरो की एग्जिस्टेंस नहीं थी, जब अर्ली मैन को नहीं पता था कि कुछ भी नहीं है तो जीरो भी होता है क्या। that was the first time when early man or human being had an urge of finding a symbol for representing nothing। कुछ भी नहीं है तो उसको रिप्रेजेंट के लिए क्या सिंबल यूज करेंगे, ये फर्स्ट नीड थी। और हमारे शास्त्रों में, हमारी ग्रंथ में, हमारे वेदास में ऑलरेडी इस वर्ड के लिए, इस नंबर के लिए जो कुछ भी नहीं होता उसके लिए शून्यम वर्ड यूज हुआ है। अगर आपको पता हो, शून्यम वर्ड यूज हुआ हुआ है ऑलरेडी। ये म आपको ऐसे नजर आएगा बिंदु में। और अगर आप थोड़े और पुराने हमारी स्क्रिप्ट्स में जाएंगे तो शून्यम के लिए डॉट यूज की हुई है, तब तक इसके लिए सिंबल नहीं बना था। बट लेटर ऑन शून्यम का यानी जीरो का एक सिंबल क्रिएट किया गया और उस सिंबल को हम लिखते हैं ऐसे, और इसको हम बोलते हैं जीरो। तो जब हमारे पास सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स के ग्रुप में एक मेंबर और बढ़ गया, दैट इज जीरो, तो मेरे पास जो सेट बना उसको हम बोल देते हैं होल नंबर्स। क्या बोल देते हैं? होल नंबर्स। सिंबल क्या यूज करते हैं इसके लिए? कैपिटल डब्ल्यू या फिर डब्ल्यू इन बोल्ड्स। ओके, ये होल नंबर्स हैं। यहां अर्ली मैन को लगा था कि मेरी नीड पूरी हो गई है, नाउ द सेट इज कंप्लीट, अब मेरे पास होल सेट ऑफ नंबर्स है तो अब मेरा काम चल जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। नीड कभी खत्म नहीं होती, नीड कभी भी खत्म नहीं होती। जब अर्ली मैन जीरो तक पहुंच गया, या जब उसको जीरो की सिंबल नहीं मिला था लेकिन नीड पता चल गई थी कि नीड है इसकी, उसके बाद एक सिचुएशन क्रिएट हुई जहां पर अलग अलग सिविलाइजेशंस के लोगों ने, या सेम सिविलाइजेशन में इंटरनली लोगों ने एक दूसरे के साथ अपने लाइवलीहुड के लिए गुड्स को एक्सचेंज करना शुरू कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बार्टर सिस्टम की। बार्टर सिस्टम आपको याद होगा। अब आप सोच रहे हो कि मैथ्स की क्लास में सोशल साइंस कहाँ से आ गया, तो बेटा सारी चीजें पैरेलली चलती हैं दुनिया में। मैथ्स के साथ साथ ही चल रहा है सोशल साइंस, ठीक है ना, पैरेलली चल रहा है। अब वहां पे सोशल साइंस डेवलप हो रहा है, साइंस भी डेवलप हो रही है, व्हील भी बन रहा है बाद में, है ना, फायर भी बन रही है बाद में, सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं। तो यहाँ पर जब अर्ली मैन ने बार्टर सिस्टम को एग्जिस्टेंस दी, जब उसको लेकर आया पिक्चर में, तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स होने लगा। अब देखो समझो, सपोज मेरे पास एक हर्ड ऑफ बफेलोज है और यहाँ पे कोई दूसरा अर्ली मैन है, उसके पास सपोज वीट है, ठीक है। अब मैं खाना खाने बैठी रात को और मैंने देखा कि मेरी वीट खत्म हो गई है, मेरे घर में गेहूं नहीं है या मेरे घर में आटा नहीं है, मुझे चाहिए। तो मैं गई इसके पास, मैंने इसको बोला मुझे 2 किलो आटा दे दे, या 2 किलो चावल दे दे, या कोई भी अनाज मैंने इससे मांगा। अब ये बोल रहा है कि 2 किलो चाहिए, 2 किलो ले ले, बट तेरे पास क्या है मुझे वापस देने के लिए? मैंने कहा मेरे पास भैंस है, बफेलो है, सीधी सी बात है। अब बफेलो है तो अब मैं पूरी बफेलो 2 किलो राइस के लिए तो नहीं दे दूंगी, है ना, मेरे लिए तो नुकसान हो गया ना। तो वो बोल रहा है कि भैया मैं ऐसे तो नहीं मानूंगा, मेरे को तो आज की आज चाहिए, उधारी का कोई चक्कर नहीं है, जो भी चीज है तो ले जा चावल, लेकिन मेरे को आज की आज बदले में कुछ दे के जा। तो मैं क्या सोचूंगी कि मैं अपनी भैंस का एक पैर काट के दे दूं? नहीं। उसका एक हाथ काट के दे दूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। या थोड़ी सी भैंस रख ले, आधी अपने घर में बांध ले, आधी बाहर रहने दे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। बट ये भी अड़ा हुआ है कि नहीं, मुझे तो आज की आज ही पूरा हिसाब बराबर चाहिए। ये कोई चक्कर नहीं है। तो दोनों में बहुत सारी सलाह के बाद, बहुत सारी बातों के बाद, बहुत सारी डिस्कशन के बाद हुआ कि हम लोग एक नया सिस्टम जनरेट करते हैं जिसको बोलते थे उधारी का सिस्टम। ठीक है ना, उधार ले गए, ठीक है, चलो अब मेरे ऊपर उधार आ गया। अब उधार को अगर मैं बोल रही हूं तो कोई हिसाब लिखने वाला भी तो होगा ना, जुबान पे तो काम नहीं चलेगा ना, कब तक चलेगा, है ना। तो लिखने वाला भी कोई होगा, लिखने वाला है तो लिखने की नीड आई, लिखने की नीड आई तो सिंबल चाहिए, सिंबल चाहिए तो क्या चाहिए? ये सिंबल्स तो पहले से ही थे। 0 1 2 3 4 ये सिंबल्स तो पहले से ही थे। अब कुछ नए सिंबल्स इसके अंदर हमारे पास आ गए, दैट इज -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो जब मेरे पास
नेचुरल नंबर से उसमें जीरो और आ गया तो होल बन गया, उसके अंदर काउंटिंग नंबर्स के साथ ही माइनस आ गया और माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है उधार को, ठीक है। डेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस, तो ये जो नेगेटिव नंबर्स आ गए -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इन सारे के सारे नंबर्स को क्लब करके एक नया ग्रुप बन गया जिसका नाम होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए सिंबल यूज करते हैं जेड। जेड क्यों यूज करते हैं बेटा, इसके लिए भी देखो मैं वर्ड भूल गई हूँ, यहाँ पर आ जाती है जर्मन लैंग्वेज। हाँ जी, जर्मन लैंग्वेज में एक वर्ड होता है ZAHLEN, जेलन शायद, है ना, जिस वर्ड का मीनिंग होता है टू काउंट। यहां से इस वर्ड से जेड को उठा लिया है ताकि हम इंटीजर्स के लिए सिंबल बना दें, ठीक है। ये चीज एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ये चीज एनसीईआरटी में लिखी हुई है अगर आप एनसीईआरटी उठाकर पढ़ते हैं तो। एंड बीइंग अ मैथ स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बेटा, स्टूडेंट्स भी और टीचर्स भी कभी कभी एनसीईआरटी में मैथ्स में जो थ्योरी गिवन होती है उसकी रीडिंग करनी भूल जाते हैं। बट आई सजेस्ट यू हियर, आप एक बारी जरूर रीड करा करें क्या लिखा हुआ है, जो इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर लें। मुझे पता है एग्जाम के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन थ्योरी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो जो चीज भी आपकी बुक में लिखी हुई है उसको एक बारी रीड जरूर कर लीजिए। अब ये वर्ड मैं भूल जाती हूँ बार बार, ठीक है, हमारी नॉर्मल लैंग्वेज का वर्ड नहीं है, जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है, मैं भूल जाती हूँ, तो आपका भी ऑब्वियस है भूलने के चांसेस बहुत हैं, ठीक है ना। तो ये जेलन वर्ड से जेड लिया है, इस ग्रुप को हम इंटीजर्स बोलते हैं, इंटीजर्स के लिए सिंबल जेड। अब आप लोग बहुत सारी बुक्स में यहाँ पर थोड़ी सी वेरिएशन देखोगे बेटा, ये जो नंबर है जीरो के बाद वाले, जीरो को इंक्लूड कर लेते चलो, इनके लिए लोग लिखते हैं जेड के साथ प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर, जेड के ऊपर प्लस है। और अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा चली जाऊं खाली लेफ्ट में, यहाँ से जीरो के बाद सारे लेफ्ट में, तो इनको लिखते हैं जेड माइनस यानी नेगेटिव इंटीजर। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो दोनों में आ गया, तो हाँ जी ये दोनों में आ गया, क्योंकि जीरो का कोई भी सिंबल नहीं है बेटा, जीरो का कोई भी साइन, सॉरी सिंबल तो है, साइन नहीं है। जीरो के साथ ना ही तो प्लस है ना ही माइनस है, जीरो का कोई साइन नहीं है, इसलिए जीरो बन जाता है बीच का बिच्छू। वो रहता है दोनों ग्रुप में, लेफ्ट में भी राइट में भी, दोनों तरफ वो कंसीडर होता है बेटा। अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर बोल रही हूँ तो भी जीरो आएगा, अगर मैं नेगेटिव इंटीजर बोल रही हूँ तो भी जीरो आएगा, ठीक है ना। आगे आगे आप जब सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो कुछ नए नए वर्ड्स भी सीखेंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो वहां पे जीरो को बिल्कुल एग्जम्प्ट कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए वापस आ जाते हैं इधर। इंटीजर्स की बात हो गई। अब यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ, ऐसा लग रहा था खत्म हो जाएगा, बट यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, अभी भी आपको पता है इसके बाद क्या आया, क्योंकि आप 8th क्लास पढ़कर आ रहे हैं, तो इसके बाद हमारे पास अभी भी कुछ ऐसे नंबर रह गए जिनको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2.7 -3.5, 3/4, 7/11, 38/99, या फिर 0.626262 चलता जा रहा है। इस तरीके के कुछ नंबर अभी भी रह गए हैं। ये नंबर्स ना ही तो Z में आए हैं, ना ही W में आए हैं, ना ही N में आए हैं। ये नंबर्स कहाँ जाएंगे और इनको क्या बोलते हैं, इनका क्या नाम है, इनका क्या सिंबल है, ये अभी हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे बड़े ध्यान से। तब तक फटाफट से कुछ नोट करना है तो कर लीजिए, वरना मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए विदाउट एनी डिले मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अब मेरे पास कुछ ऐसे नंबर रह गए जिन नंबर्स को मैं ना ही तो नेचुरल बोल सकती हूँ, ना ही होल बोल सकती हूँ, ना ही इंटीजर्स बोल सकती हूँ, वो कुछ अलग ही दिख रहे हैं। तो आप देखेंगे उन नंबर्स को कुछ भी कर कर इस तरीके से लिखा जा सकता है, P/Q। अब आप बोलोगे मैम फ्रैक्शंस, तो नहीं बेटा फ्रैक्शंस नहीं है, सारे फ्रैक्शंस नहीं है, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ दिस। समझो फ्रैक्शन क्या होती है, पार्ट ऑफ द होल होती है। मेरे पास एक पिज्जा है, मैंने उसके 6 पार्ट्स करे, तो इस पार्ट को रिप्रेजेंट करूंगी 1/6, पार्ट ऑफ द होल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ये सपोज मेरा है,
ये रिचा का है, ये मेरा है। और सपोज किसी पर्सन एक्स ने मुझसे ये ले लिया उधार, ठीक है, उधार ले लिया किसी पर्सन एक्स ने, तो उसके पास पहुंच गया, लेकिन उधार है तो साथ में आएगा माइनस। फ्रैक्शंस नेगेटिव नहीं होते, बट यहां पर ऐसा एक नंबर क्रिएट हो गया जो देखने में लग रहा है फ्रैक्शन, बट उसके साथ आ गया माइनस। फ्रैक्शन नेगेटिव क्यों नहीं होते? क्योंकि फ्रैक्शन होल का एक पार्ट है। जब होल है यानी एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो फ्रैक्शंस नेगेटिव नहीं होते। बट यहाँ पर एक ऐसा नंबर दिख रहा है जो नेगेटिव है, बट ये इस फॉर्म में भी है, पी अपॉन क्यू फॉर्म में भी है। तो ऐसे नंबर को हम फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ये प्रॉब्लम है, ये आप लोगों ने 8th क्लास में सीखा है। तो ये नंबर को मैं इस तरीके से सिंबलाइज कर रही हूँ, समझने की कोशिश करना। क्या बोल रहे हैं हम इसको? एक नंबर, इफ अ नंबर कैन बी written in the form P अपॉन Q, जहां पे P एंड Q क्या है? P एंड Q दोनों क्या हैं? दे आर इंटीजर्स, पहली चीज, कॉमा, Q हैज टू बी नॉन जीरो, एंड एक और कंडीशन आगे लिख रही हूं जो आपने 8th में बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ नहीं समझी थी, बट 9th क्लास में समझना है। एंड P एंड Q आर कोप्राइम। अब कोप्राइम क्या भला है मैम, हम तो भूल गए, 6th क्लास में पढ़ा था, अब तो याद ही नहीं है कोप्राइम क्या है। तो कोप्राइम क्या है पहले वो समझते हैं, लेकिन उससे पहले पूरी की पूरी डेफिनेशन को समझते हैं। बेटा क्या कह रहा है कि अगर कोई नंबर है जिसको हम लिख पा रहे हैं किस फॉर्म में? इस फॉर्म में, पी बाय क्यू फॉर्म में। पहली चीज देखते जाना कितनी चीजें लिख रही हूं मैं। पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, पहली चीज, जहां पे पी एंड क्यू दोनों क्या हैं? इंटीजर्स हैं। दूसरी चीज, दो कंडीशंस याद हो गई। तीसरी चीज, क्यू हैज टू बी नॉन जीरो, क्यू नॉन जीरो होना चाहिए। और चौथी चीज, अब ये हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं बेटा, मैं आपको बता रही हूँ, आपने 8th में नहीं पढ़ा था, बट अब से हम इसको हमेशा साथ रखेंगे कि पी एंड क्यू क्या होने चाहिए? कोप्राइम होने चाहिए। अगर किसी भी नंबर में ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो such numbers are called as, बिल्कुल सही, such numbers are called as rational numbers, rational numbers, such numbers are called as रैशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। अब जरा वापस आ जाते हैं और पहली लाइन से दोबारा से पढ़ते हैं। अगर किसी भी नंबर को पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, पहली चीज, जहाँ पे पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। दूसरी चीज, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? डिनोमिनेटर जीरो अगर आपने बोल दिया कि डिनोमिनेटर जीरो है, इसका मतलब ये है आप किसी नॉन जीरो चीज के जीरो इक्वल पार्ट्स कर रहे हो। आप किसी भी चीज के जो एग्जिस्ट करती है उसके जीरो इक्वल पार्ट कभी नहीं कर सकते हो, इसीलिए जीरो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता। जीरो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता, 2/0 नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर आप वर्ड्स में समझो तो इसका मतलब है कि मेरे पास दो एप्पल हैं और मैं उसको जीरो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, है ना? तो दो एप्पल जीरो इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड होंगे? हो ही नहीं सकते। जीरो कैन नॉट कम इनटू द डिनोमिनेटर एवर, ठीक है ना? उसके बाद कह रहा है पी एन क्यू आर को प्राइम। को प्राइम के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं बेटा। को प्राइम आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 5 या 6 में। को प्राइम क्या होते हैं ध्यान से समझें, अगर भूल गए हैं तो ध्यान से समझें। को प्राइम, दो नंबर पी एंड क्यू को प्राइम तब होते हैं जब मैं इनका एचसीएफ निकालूं और वो क्या आ जाए? 1 आ जाए, तो हम उनको को प्राइम बोलते हैं। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इफ P and Q has no common factor, no common factor other than क्या?
एक नंबर है जो सबका फैक्टर होता है 1। पी एन क्यू हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अगर ऐसा हो तो भी हम को प्राइम बोलेंगे। और कोई तरीका है? और तरीका ये है, पी अपॉन क्यू, दिख नहीं रहा होगा पिंक कलर, मैं चेंज कर देती हूँ, पी एन क्यू इज इन लोएस्ट फॉर्म। याद आया? लोएस्ट फॉर्म याद आया आप लोगों को? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पी एम क्यू हैज टू बी इन द लोएस्ट फॉर्म। अब इस चीज का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे समझने की कोशिश करो, मैं बाद में इसको हटाती हूँ। अगर मैं कह रही हूँ 1/2, कंडीशंस देखते हैं चारों इस पर आती की नहीं आती है। 1/2 पी बाय क्यू फॉर्म है, पहली चीज पास। 1 and 2 बोथ आर इंटीजर्स, दूसरी चीज पास। क्यू यानी 2 इज नॉन जीरो, तीसरी चीज पास। 1 and 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, इसको और आप लो डाउन नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है। तो क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ जी है। अगर अब मैं बोलूं 3/9, इसको चेक करते हैं बेटा। क्या 3/9 हमारे पास जो है, क्या मैं इसको रैशनल नंबर बोल सकती हूँ? 3/9 पी बाय क्यू, पहली चीज पास। 3 and 9 both are integers, दूसरी चीज पास। Q is 9 which is non-zero, तीसरी चीज पास। P and Q are not in a lowest form, कॉमन फैक्टर है दोनों में, तो नहीं, 3/9 नहीं बोलकर हम इसको क्या बोलेंगे? लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और बोलेंगे 1/3 इज रैशनल। अब आप बोलोगे मैम बात तो एक ही है, यही चीज दिमाग में आ रही होगी। बेटा बात एक देखने में है, रियलिटी में नहीं है। रियलिटी में आप उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपने लोएस्ट फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किया तो आई कैन गिव यू इनफाइनाइट सच रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर 1/3 जिसका आंसर है। मैं इसको 4/12 भी लिख सकती हूँ, मैं इसको -3/-9 भी लिख सकती हूँ, मैं इसको -1/-3 भी लिख सकती हूँ, मैं इसको 5/15 भी लिख सकती हूँ, और बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये बात वही है कि बंदा तो एक ही है, पर्सन तो एक ही है, तुम ही हो, बट तुम्हारे हर घर के हर मेंबर ने अलग अलग नाम रखे हुए हैं। पापा अलग बोल रहे हैं, मम्मी अलग बोल रही है, भाई अलग नाम से बुला रहा है, बहन अलग नाम से बुला रही है, स्कूल में फ्रेंड्स ने अलग नाम रखे हुए हैं, टीचर ने कुछ और नाम रखा हुआ है, और सब कुछ सब लोग अलग अलग नामों से बोले, लेकिन बुला सेम पर्सन को रहे हैं। तो वो पर्सन कौन है, आपको उसके बारे में बात करनी है। वो पर्सन यानी उसकी ओरिजिनलिटी, यानी उसकी लोएस्ट फॉर्म क्या है, उसके बारे में आपको बात करनी है, ठीक है ना? तो लोएस्ट फॉर्म यहाँ पर अब 9th ऑनवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भूलना नहीं बेटा। ये 8th तक हम इस पर इतना ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, वहां पर आपका बेस फॉर्मेशन हो रहा था। बट 9th 10th में यू विल फाइंड सच क्वेश्चंस इन योर बुक, जहां पर आप इस चीज को यूज करने वाले हो। अब आ जाते हैं वापस, ये एग्जांपल अगर आपको क्लियर हो गया तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं समझ में आ गया होगा। रैशनल नंबर्स के लिए जो सिंबल यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, वो होता है बोल्ड कैपिटल क्यू। आर नहीं होता, ध्यान रखना बेटा, क्यू होता है। क्या होता है? क्यू होता है, बोल्ड कैपिटल क्यू फॉर रैशनल नंबर्स। चलिए यहां तक फटाफट से नोट कर लीजिए। कोई डाउट है तो ठीक है, वरना हम चलते हैं आगे। कोई डाउट है तो पोस्ट कर दीजिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं हम अभी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन चल रही है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ लीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉज ले रही हूँ, नहीं पॉज नहीं, एक टॉपिक और उसके बाद पॉज, ठीक है? उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूंगी। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने क्या पढ़ा, देखते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा? अभी तक हमने पढ़ा, सबसे पहले एक हमारे पास सेट होता है जिसके अंदर हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? अब आपको पता है 1 2 3 4 सो ऑन, ऑल दोज नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के बाद हमारे पास अगला सेट होता है जिसको हम होल नंबर्स बोलते हैं। होल नंबर्स में हमारे पास क्या एक्स्ट्रा आ जाता है? जीरो एक्स्ट्रा आ जाता है, जीरो आ जाता है, और बाकी ये सब तो हैं। ये बात समझ में आ रही है? आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही तो पूछ लीजिए। इसके बाद हमारे पास अगला क्या ग्रुप आता है? इसके बाद अगला हमारे पास आता है इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है? 1 2 3 4 तो है ही, जीरो भी है। इसके बाद क्या होता है इंटीजर में इसके अलावा? -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, ये आ जाते हैं। तो ये नेगेटिव आ गए,
ये जीरो आ गया, ये पॉजिटिव आ गए, इन सबको मिला के जो बना ये येलो वाली रिंग बन रही है विच इज इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या होता है बेटा? इंटीजर्स के बाद हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर, जिसको मैं क्यू लिख रही हूँ। यहाँ पे वो सारे बचे कुछ नंबर आ जाएंगे जिनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी एंड क्यू क्या होते हैं? पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। क्यू क्या होता है? क्यू नॉन जीरो होता है। एंड पी एंड क्यू क्या होते हैं? आर को प्राइम। पी एंड क्यू आर को प्राइम। पी एन क्यू आर को प्राइम। आई होप ये बात सबको क्लियर होगी, ठीक है? यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो अब शायद आप मेरे अगले क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। और अगर आपने मेरे अगले सारे क्वेश्चंस का जवाब सही सही दे दिया, ईमानदारी से पूछना अपने आप से, आपको आता है कि नहीं आता। अब जो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने जा रही हूँ, अगर आपने मेरे सारे क्वेश्चंस का जवाब ईमानदारी से सही दे दिया, यानी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर हो गई है। ध्यान से देखना। क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर है बेटा? Is every natural number a whole number? Is every natural number a whole number? Is it true? क्या है आंसर? लिखिए, मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है? पहला क्वेश्चन, क्या एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या हर होल नंबर इंटीजर होता है? क्या हर होल नंबर इंटीजर होता है? दूसरा क्वेश्चन। पूछिए अपने आप से और आंसर लिख के रखिए, मैच करेंगे अभी, ठीक है? क्या हर इंटीजर रैशनल होता है? इज एवरी इंटीजर अ रैशनल? इज एवरी इंटीजर अ रैशनल? ये तीन क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं। इन तीनों का आंसर आपने लिख लिया है? लिख लिया है अगर तो ठीक है, नहीं लिखा है तो यहाँ कर दो पॉज, सोचो, लिखो और फिर प्ले करो। उससे पहले आगे नहीं बढ़ना, पहले तीनों के आंसर निकालो, उससे पहले आपको आगे के आंसर नहीं देखने। जब आपको तीनों के तीनों आपने चेक कर लिया, आपका तीनों का आंसर आ गया, तो आगे चलते हैं। और इन तीनों का आंसर है यस। इन तीनों का आंसर है यस। हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, क्योंकि होल में नेचुरल तो सारे हैं ही, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा है, जीरो ओवर है। यानी जितने भी यहाँ पे बैठे हैं वो सारे के सारे व्हाइट रिंग में बाय डिफॉल्ट आ गए, जितने भी ब्लू रिंग में हैं वो व्हाइट रिंग में बाय डिफॉल्ट आ गए। सो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सिमिलरली, क्या हर होल नंबर इंटीजर होता है? जी हाँ, होता है, बिल्कुल होता है। जितने भी नंबर यहाँ होल नंबर्स में बैठे हुए हैं, कौन बैठे हुए हैं? काउंटिंग नंबर्स यानी नेचुरल, उनके अलावा जीरो एक्स्ट्रा है, वो सब आते हैं इंटीजर्स में। उसके अलावा कुछ और भी आते हैं, बहुत सारे कुछ और आते हैं, नेगेटिव नंबर्स आते हैं, है ना, बहुत सारे आते हैं। बट वो तो सब आ रहे हैं, यानी हर होल नंबर इंटीजर भी है। जितने भी नंबर इंटीजर्स में बैठे हैं, क्या वो सारे के सारे रैशनल हैं? आर दीज नंबर्स रैशनल? अगला क्वेश्चन ये था, इसका आंसर भी यस है। अब यहाँ पर अगर किसी को डाउट है कि मैम कैसे, डेफिनेटली यहाँ पर डाउट होगा, मैम कैसे? तो कैसे का जवाब सुन लीजिए बेटा। मैंने एक इंटीजर लिया, कोई भी इंटीजर अपनी मर्जी से बोल दो। चलो मैं आज की डेट ले लेती हूँ। आज की डेट क्या है? फर्स्ट। मैंने एक इंटीजर लिया 1। क्या मैं 1 को p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ? क्या मैं 1 को p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ जी, 1/1 लिख दिया, ठीक है। पहली कंडीशन। पी एंड क्यू दोनों क्या है? 1 and 1 है, बोथ आर इंटीजर्स। दूसरी कंडीशन। क्यू क्या है? नॉन जीरो। तीसरी कंडीशन। दोनों में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी दोनों के दोनों क्या है? को प्राइम, है ना। तो ये हमारा क्या बन गया? रैशनल। कोई भी नंबर ले लो बेटा, 7 को मैं 7/1 लिख सकती हूँ। इनफैक्ट मैं 7 को बहुत कुछ लिख सकती हूँ, लेकिन 7/1 बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। -5 को मैं -5/1 लिख सकती हूँ, और मैं इस तरीके से हर नंबर को लिख सकती हूँ। यानी जो भी अंदर वाला सेट है वो बाहर वाले में पहले से है। ये बात समझ में आती है? 3 क्वेश्चंस और उसके बाद हम लोग आज की वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चंस और। अब देख लीजिए लेफ्ट साइड में, क्या हर क्या हर रैशनल नंबर इंटीजर है? क्या हर होल नंबर, सॉरी, क्या हर इंटीजर होल नंबर है? क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर है? 3 क्वेश्चंस। इज एवरी रैशनल इज एवरी रैशनल एन इंटीजर? इज एवरी इंटीजर अ होल? इज एवरी होल अ नेचुरल? ये हमारे अगले 3 क्वेश्चंस हैं।
आंसर लिखिएगा। आंसर लिखने के बाद पॉज कीजिएगा, अगर आपको आंसर नहीं मिले तो पॉज कीजिएगा। पॉज करने के बाद आगे देखिए, यहां पर इन तीनों का आंसर हमारे पास रहेगा नो। यानी इसका क्या मतलब हुआ, बाहर से कोई अंदर अपनी मर्जी से नहीं आ सकता, नॉट अलाउड। अंदर से बाहर जा सकता है, ये एक मैंने रेड वाला एक्स्ट्रा लगा दिया क्योंकि अभी एक और हम सेट सीखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। अंदर से बाहर जा सकते हैं, इन टू आउट अलाउड है, बट आउट टू इन अलाउड नहीं है, क्योंकि रैशनल में यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऐसे बैठे हुए हैं जो इंटीजर में नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल -3/7 रैशनल है बट इंटीजर नहीं है। समझ में आई बात? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। सारे इंटीजर होल में नहीं आएंगे, -5 इंटीजर है, होल नहीं है। सारे होल नेचुरल में नहीं आएंगे, 0 ओनली एग्जाम्पल, होल है बट नेचुरल नहीं है। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं, इन टू आउट अलाउड है, ये मैं फिर से बोल रही हूँ, इन टू आउट अलाउड है, आगे एक और अभी ऐड हो जाएगा, लेकिन आउट टू इन, आउट टू इन अगर आप सोचोगे तो उसके लिए आपका आंसर आएगा नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज आज के लिए होमवर्क रहेगी। क्वेश्चंस मैं यहाँ नहीं कराऊंगी, अगर आपका डाउट है तो मुझे बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग अपने आप करेंगे। कोई डाउट है तो जरूर पूछ लीजिएगा, लेकिन वैसे क्वेश्चन के लिए आपको वीडियो नहीं मिलेगी। फर्स्ट एक्सरसाइज डन है, सेकंड एक्सरसाइज के भी काफी क्वेश्चंस आप अब तक करने की हालत में होंगे। कुछ टॉपिक बचे हैं जरा से सेकंड एक्सरसाइज से पहले के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बॉय, वेट करना अपनी नेक्स्ट वीडियो का। इसी वीक आएगी सेकंड वीडियो भी आपकी। ठीक है, एक वीक में 2 वीडियोस आएंगी। तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए। ऑल राइट।